Hello students, welcome to TCM classes. Today we'll be solving the next 10 questions for JEE Main 2022. जो जून शिफ्ट 29 जून शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे आप लोगों से, और उसके जो 10 क्वेश्चन है मैंने कल डिस्कस कर लिए हैं। वो अब जो आज नेक्स्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो द पहला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, मैं अब आने वाले इस टाइम में मैं एक सीरीज और स्टार्ट कर रहा हूँ। डेली 10 क्वेश्चंस, आपको डेली 10 क्वेश्चंस दूंगा फॉर जेई एडवांस। और जो भी आप देख रहे हो, जो लोग भी देख रहे हो इसको जो सॉल्व हो रहा है, उसको आप क्या करना ना, डेली जो मैं 10 क्वेश्चंस दूंगा, उन 10 क्वेश्चंस का पीडीएफ दूंगा नीचे लिंक में। उन 10 क्वेश्चंस को आपका काम क्या है, आपको खुद उसको सॉल्व करना है, खुद सॉल्व करना है। और उसमें जो डाउट्स आते हैं वो आप अपने मतलब फ्रेंड्स और उन सब से डिस्कस कर सकते हैं, और या फिर आप जो भी डाउट है वो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, नेक्स्ट जो वीडियो होगा, जो मैं अगले दिन जो वीडियो डालूंगा, उसमें उसके सॉल्यूशंस डिस्कस करूंगा 10 दिन के। तो ये एक एडवांस के लिए भी दूंगा मैं, और जेई मेन के लिए भी दूंगा। तो और जिस जिसकी डिमांड आएगी, जिस जिस एग्जाम्स के लिए, वो मैं दे सकता हूँ, पर आप लोगों की डिमांड आनी चाहिए। पर जेई मेन और जेई एडवांस के लिए मैं 10-10 क्वेश्चन दूंगा। तो ये 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जिन क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे डेली। तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी, और आप में एक चैलेंज भी बना रहेगा, और आप मतलब गाइडेड भी रहोगे टुवार्ड्स योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। और बीच बीच में कोई भी, अगर आपको कोई भी स्ट्रेटेजी के वीडियोस चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो आप मुझसे ले सकते हो। स्ट्रेटेजीज के वीडियोस तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के वीडियोस आपको यूट्यूब पर कम मिलेंगे। तो यूट्यूब पर तो यहाँ पर मैं जो सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, वो इसकी इस तरह की सीरीज है, जिसमें आपको डेली 10 क्वेश्चंस दूंगा, वो आप सॉल्व करोगे एक दिन में, और उसके नेक्स्ट डे में और अगर आपने जब सॉल्व कर लिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपने सॉल्व कर लिए हैं। और नेक्स्ट डे मैं उसके सॉल्यूशंस डिस्कस करूंगा, और सॉल्यूशन डिस्कस करना, जब डिस्कस करूंगा तो आप देख सकते हो, लाइव क्लास में भी देख सकते हो, और नहीं तो रिकॉर्डेड सेशन देख लेना, उसमें आपका पूरा जो सॉल्यूशन है वो डिस्कस होगा। ये आपको जेई एडवांस के लिए भी हेल्प करेगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन वो जेई एडवांस लेवल के होंगे। या अगर आपको ज़्यादा टफ लगेंगे तो मैं जेई एडवांस के 5 क्वेश्चन ही दूंगा डेली, और जेई मेन के 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते रहना। अगर जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो रेडी रहिए कि मैं जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। मोस्ट प्रोबेबली कल से स्टार्ट करूँगा। तो इस तरीके से, और जो भी बच्चे और वेरियस अदर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो अगर बच्चे अगर चाहते हैं कि इस तरह का इनिशिएटिव उनके लिए भी लिया जाए, तो उस कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर देना। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों की हेल्प करने के लिए, अगर मैं किसी भी तरीके से आप लोगों की हेल्प, आपके काम आ सकता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। The 11th question is: a block of metal weighing 2 kg is resting on a frictionless plane. It is struck by a jet releasing water at a rate of 1 kg per second. मतलब ये क्या है ना, यहाँ से एक यहाँ से इसको दिया जा रहा है ऐसे, है ना, यहाँ से वाटर आ रहा है, ये वाटर इधर से स्ट्राइक हो रहा है ऐसे करके। ओके, ऐसे करके, ऐसे वाटर स्ट्राइक हो रहा है। तो एट ए रेट ऑफ 1 kg पर सेकेंड एंड एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि जिस इसकी स्पीड है v, वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड हमें दी हुई है, और इसका मास दिया हुआ है m इज इक्वल टू 2 kg, और फ्रिक्शनलेस है सरफेस। देन द इनिशियल एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक क्या होगा। अच्छा, अब इनिशियल एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक पूछा गया है, तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि इसमें आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, इम्पल्स वाला। आपको पता होगा कि कभी भी क्या होता है, जैसे कि अगर हमने इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए लिया, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। अब आपको ये पता होगा कि ये जो चीज़ होती है, हम यूजुअली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले जो चैप्टर में डिस्कस करते हैं, फोर्स एक्सर्टेड बाय ए वाटर स्ट्राइकिंग द वॉल। तो उसमें जो फोर्स एक्सर्ट की जाती है, उसकी फोर्स का एक एक्सप्रेशन होता है, दिस फोर्स इज इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर। ठीक है, अब
अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें, हमें ये दिया हुआ है कि जो मास स्ट्राइक कर रहा है इससे, मास जो ऑफ वाटर जो स्ट्राइक कर रहा है सरफेस पर, उसका रेट दिया हुआ है कि मास पर यूनिट टाइम, है ना, पर टाइम, ये हमें 1 kg पर सेकेंड दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर रो ए वी स्क्वायर है, ये फोर्स हमें पता है कि ये फोर्स रो ए वी स्क्वायर है, जिसको मैं दिखा भी देता हूँ आपको शो करके कि किधर फोर्स लगेगी, ये इधर ऐसे लग रही है ना। अब ये हमें पता होता है कि जो रो ए डेंसिटी इंटू एरिया इंटू एक्स, ये वॉल्यूम होता है ना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, सॉरी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास होता है, ये मास है। अब अगर मैं इसको डिवाइड बाई टाइम करूंगा तो ये मास अपॉन टाइम हो जाएगा, यानी कि दिस इज गिवन टू बी 1 kg पर सेकेंड। रो ए एक्स बाई टी क्या होता है, रो इंटू ए इंटू वेलोसिटी, दिस इज इक्वल टू 1 kg पर सेकेंड जो हमें दिया हुआ है। यानी कि अब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रो इंटू ए इंटू वी इंटू वेलोसिटी। रो ए वी की जो वैल्यू है वो 1 kg पर सेकेंड है, इंटू वेलोसिटी मुझे कितनी दी हुई है, वो 10 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। तो इसका मतलब मेरी जो फोर्स हो गई वो 10 न्यूटन हो गई, करेक्ट। अब मुझे पूछा गया है कि व्हाट इज द एक्सेलेरेशन ऑफ द फोर्स। अब तो काम इजी हो गया है, फोर्स आपने निकाल दिया है, तो फोर्स इज इक्वल टू 10, फोर्स इज इक्वल टू एम ए कर दो, एफ इज इक्वल टू एम ए, आपका काम हो जाएगा। तो यानी कि मास कितना दिया हुआ है हमें, 2 kg दिया हुआ है, 10 न्यूटन इज द फोर्स, तो यहाँ पर इज इक्वल टू 2 × a, यानी कि एक्सेलेरेशन की वैल्यू होनी चाहिए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना इजी क्वेश्चन जो है ना, ये इस बार के जो पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं वो बहुत इजी हैं। ये क्वेश्चंस तो आपको बिना पेन उठाए करने चाहिए, ये मैं आपको बस समझाने के लिए अगर इसलिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि कुछ बच्चे 11th के भी बच्चे इसको देख रहे होंगे, तो उनको अगर ये टॉपिक कवर नहीं हुआ है तो ये चीज़ें उनको समझ में आ जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा डीप में समझा रहा हूँ एक्चुअली, धीरे धीरे। नहीं तो ये जो क्वेश्चन है इसमें बस एक ही चीज़ लगनी है, रो ए वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए, और इसमें रो ए वी की वैल्यू आपको 1 kg पर सेकेंड दी हुई है, रो ए वी इंटू वी, और रो ए वी की वैल्यू से वी को मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू एम ए कर दो, आगे एक्सेलेरेशन। ये सब मेंटली कैलकुलेट होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 12th question is, in a van der Waal equation P plus A by V square into V minus B is equal to RT. P is the pressure, V is the volume, and R is the universal gas constant, and T is the temperature. The ratio of constant A by V is dimensionally equal to what? ये क्वेश्चन भी बहुत इजी लग रहा है, क्योंकि बहुत इजी क्यों, अभी समझ में आ जाएगा आपको। क्योंकि यहाँ ना ये जो गैस की इक्वेशन है P प्लस A बाई वी स्क्वायर जो है ना, ये एक्चुअली में ये वो वाली गैस की, ये रियल गैस की इक्वेशन होती है। तो P प्लस ए बाई वी स्क्वायर अगर देखा जाए तो इसका ये डायमेंशनली इक्वल टू प्रेशर के इक्वल होता है, ये पूरा प्रेशर का डायमेंशन होता है। यानी कि अगर ये प्रेशर है तो इसका मतलब ए बाई वी स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा वो प्रेशर के इक्वल होगा, यानी कि ए का जो डायमेंशन होगा वो पी वी स्क्वायर वाला डायमेंशन होना चाहिए। क्लियर। सिमिलरली जो v माइनस बी है, v माइनस बी मस्ट, इसका जो डायमेंशन होना चाहिए वो वॉल्यूम का डायमेंशन होना चाहिए। इसका मतलब b का जो डायमेंशन होना चाहिए वो भी वॉल्यूम का ही डायमेंशन होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, तो यहाँ पर अगर आपसे a बाई बी का डायमेंशन पूछा गया है तो a बाई बी इज इक्वल टू वॉट, पी वी स्क्वायर बाई वी। तो यहाँ पर जो a बाई बी का जो डायमेंशन होना चाहिए वो p और पी वी होना चाहिए, तो यानी कि इसका आंसर c होना चाहिए, और ये आपका आंसर हो गया पी वी। पहले चैप्टर का क्वेश्चन है जो पीवी के ऊपर होता है, मतलब बेसिक डायमेंशंस के ऊपर होता है। अब जो बच्चे ऑलरेडी ट्वेल्थ कर चुके हैं उनके लिए तो ये बहुत ही केक वॉक है, मतलब वो तो इतनी बार पढ़ लेते हैं, मतलब ट्वेल्थ जो पास कर चुके हैं वो तो ये बेसिक मैथमेटिक्स बेसिक फिजिक्स का है, वो इतनी बार पढ़ लेते हैं, तो ये तो देखते ही कर देंगे वो बच्चे। तो उन लोगों को हाई लेवल की क्वेश्चंस कराने जरूरी होते हैं इसलिए। और इस बार का जो फिजिक्स का पेपर है ये तो मुश्किल से 20 मिनट में कवर कर लिया होगा बच्चों ने। और ये बस इसलिए जो 11th के बच्चे जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, अगर वो देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उन लोगों के लिए इसको डिटेल में समझना जरूरी है कि डायमेंशन ऐसा क्यों लिया गया है, वैसा क्यों लिया गया है। अगर इस तरह से कोई डाउट आता है आपको, इसमें भी अगर आप कोई डाउट आता है छोटे बच्चों को, तो वो आप मुझसे बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अगर आपने फीस नहीं दिया है, आप क्योंकि जो मेरे साथ पढ़ते नहीं हो तो आपको आप पूछ भी नहीं सकते हो डाउट। आप मुझसे फ्रीली पूछ सकते हो, और कोई भी अपना जो डाउट है प्रिपरेशन से रिलेटेड वो आप मुझसे क्लेरिफाई कर सकते हो। आप तभी कोचिंग ज्वाइन करो जब आप रियली में
पढ़ना चाहते हो ऑफलाइन आके मेरे साथ, या फिर डेली डेली लेक्चर करना चाहते हो, ठीक है। तो और सब चीज़ें फ्री होती हैं। तो 13 क्वेश्चन देखते हैं आप। Question 13 is two vectors A vector and B vector have equal magnitude. If the magnitude of A vector plus B vector is equal to 2 times the magnitude of A vector minus B vector, then the angle between the A and B is what? अच्छा, अब यहाँ पर देखो, पहले तो मैं आपको वेक्टर्स बना के दिखा देता हूँ कि वेक्टर किस टाइप के होने चाहिए। ये सपोज मैंने एक वेक्टर A वेक्टर ले लिया और दूसरा वेक्टर B वेक्टर ले लिया। ये है मेरा ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। अब मुझे क्या बोला गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, करेक्ट। तो और दोनों के बीच में मान लो एंगल थीटा है, मान लेते हैं अपन। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, मुझे गिवन है कि मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है इज 2 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये सिंपल दिया हुआ है। अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? इट इज, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है इसकी वैल्यू होती है मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी इंटू द कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। क्लियर? अब यहाँ पर और जो दोनों के बीच ए माइनस बी वेक्टर के बीच में जो होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा ए वेक्टर मॉड स्क्वायर प्लस माइनस बी वेक्टर का मॉड होल स्क्वायर माइनस 2 मॉड ए इंटू मॉड बी। बेसिकली आप क्या कर रहे हो ना, बेसिकली आप यहां पर b की जगह पर माइनस बी वेक्टर कर दे रहे हो, b की जगह पर माइनस बी वेक्टर को इंक्लूड कर दे रहे हो। तो ये हो गया तुम्हारा एंगल बिटवीन इसके, इन दोनों के बीच का एंगल, ए और माइनस बी के बीच का एंगल। तो बेसिकली क्या होता है, अच्छा एक और चीज है कि अगर यहाँ पर ये जो एंगल है कॉस ऑफ दिस एंगल, दिस शुड बी इक्वल टू पाई माइनस थीटा। वाई? अगर आप देखोगे ना यहाँ पर इस डायग्राम में देखो कि माइनस बी वेक्टर अगर मैंने लिया तो माइनस बी वेक्टर अपोजिट साइड में जाएगा इस तरफ, करेक्ट। दिस इज माइनस बी वेक्टर। ए और बी के बीच में अगर एंगल थीटा था तो ऑब्वियसली ए और माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल पाई माइनस थीटा होगा। क्लियर? तो ये चीज मैंने यहाँ लिखी है। अब दूसरी चीज मुझे क्या दी हुई है कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल टू बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या होगा, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड ए स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 टाइम्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड ए स्क्वायर माइनस 2 मॉड ए स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज व्हाट? सेकंड क्वाड्रेंट में है, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस होता है, तो ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, वो क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन आपको समझा रहा हूँ तो थोड़ा सा समझा, संभाल के समझाना पड़ेगा, इससे पूरा समझ में आ जाए। तो ये मॉड ए स्क्वायर को आप कर दो, हटा दो, तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा हो गया। तो सॉरी, 2 प्लस 2 कॉस थीटा हो गया ये। तो यानी कि 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा कर सकता हूँ मैं यहाँ पर, इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा हो गया ये। तो यहाँ पर मुझे माइनस लिखने थे, अंदर माइनस बी वेक्टर आया ना, ठीक है। तो ये माइनस 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। एक मिनट, एक चीज़ देख लेता हूँ, हाँ ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, 1 माइनस कॉस थीटा हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 2 2 और 2 कैंसिल कर दो, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 4 कॉस थीटा हो गया। तो इसका मतलब 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। कोई भी आंसर नहीं आ रहा क्या? नहीं आ रहा है। कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5 हो गया। तो ये आपका आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, इसमें कोई भी वो नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे था, 14 क्वेश्चन। बहुत इजी इजी क्वेश्चन आया है अभी तक तो। क्वेश्चन इज
the escape velocity of a body on a planet A is 12 kilometer per second. Escape velocity of body on another planet B whose density is 4 times. अच्छा, यहाँ पर डायग्राम मैंने, मुझे एक मिनट रोक देता हूँ, डायग्राम चेंज कर देता हूँ। तो आपसे पूछा क्या गया है, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ऑन ए प्लेनेट ए इज 12 किलोमीटर पर सेकेंड। ये प्लेनेट ए है, इसकी जो एस्केप वेलोसिटी है, मतलब बॉडी की जो इसकी मास अगर आप m ले लें तो इसकी जो एस्केप वेलोसिटी है उस वो एस्केप वेलोसिटी उसकी वैल्यू दी हुई है 12 किलोमीटर पर सेकेंड। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑन द अनदर प्लेनेट बी हुज डेंसिटी इज 4 टाइम्स। अब इसकी जो डेंसिटी अगर हम रो ले लेते हैं तो इसकी जो डेंसिटी है वो 4 रो है, और ये बॉडी बी है, और इसकी रेडियस इज हाफ। इसकी अगर हमने रेडियस बोली कि इसकी रेडियस अगर r है, तो इसकी जो रेडियस है दूसरे वाले की, इसकी रेडियस r/2 है। तो हमें इसकी एस्केप वेलोसिटी निकालनी है। इसकी एस्केप वेलोसिटी है, तो ये तो इजी सा लग रहा है, लेकिन कर लेते हैं, देखते हैं कैसा है। अब देखो, सबसे पहले तो आपको एस्केप वेलोसिटी पता होनी चाहिए। अब जल्दी जल्दी, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी छोटा है तो इसलिए मैं एस्केप वेलोसिटी भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू टू गेट अवे फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द पर्टिकुलर प्लेनेट। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर ए पर इसको यहाँ से अगर हमने इसको थ्रो किया है, तो यहाँ पर इसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होनी चाहिए? हाफ mv² माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r इज इक्वल टू 0। क्योंकि इनिशियली यहाँ पर जो इसकी एनर्जी है हाफ mv² है बॉडी स्मॉल m की, और इसकी जो मास है कैपिटल M बॉडी की, बड़ी वाली बॉडी की, उसकी पोटेंशियल एनर्जी इस पोजीशन पे, ए वाली पोजीशन पे ये होगी, दोनों की पोटेंशियल एनर्जी। और इन्फिनिटी पे ये जब जाएगा बॉडी, तो इन्फिनिटी पर इसकी वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। ये हम एज्यूम करके चलते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे पास v² इज इक्वल टू क्या हुआ? 2 कैपिटल जी कैपिटल M बाई कैपिटल R हो गया। यानी कि v की वैल्यू क्या हुई? v की वैल्यू हुई है आपकी 2 कैपिटल जी बाई R इंटू, अब हमें यहाँ पर कैपिटल M तो दिया नहीं हुआ है, मास नहीं दिया हुआ है, हमें डेंसिटी दी हुई, तो डेंसिटी इंटू 4/3 पाई r³ हो गया। अब आप यहाँ पर देखें तो वेलोसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल हो गई r√ρ के। r² हो जाएगा, r बाहर आ जाएगा, बाकी चीजें कांस्टेंट है, रो अंदर रह जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है, हमें पहली जो वेलोसिटी दी हुई थी वो 12 किलोमीटर पर सेकेंड थी। ये 12 इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस r इंटू डेंसिटी रो। अब दूसरी वाली जो केस, दूसरा वाला जो केस है, इसमें हमें वेलोसिटी निकालनी है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू, इसकी रेडियस हो गई है r/2 और इसकी जो डेंसिटी हो गई है वो 4 टाइम्स हो गई है। तो बेसिकली अगर आप देखें इसकी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को अगर आप डिवाइड करोगे तो 12/v 2/1 करो, तो 12/v इज इक्वल टू आपको क्या देगा? ये 2/2 कैंसिल हो गया, यानी कि वेलोसिटी आपकी क्या होगी? वो भी 12 किलोमीटर पर सेकेंड ही रहेगी, सेकेंड प्लेनेट के ऊपर भी। तो इसका मतलब जो आपका आंसर होना चाहिए वो ए होना चाहिए, समझे? तो ये आपका 14th क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं 15th क्वेश्चन पर। क्वेश्चन इज एट ए सर्टेन प्लेस the angle of dip is 30 degree and the horizontal component of Earth's magnetic field is 0.5 g. The total magnetic field at certain places. ये तो यार क्यों दे दिया ये क्वेश्चन? ऐसे क्यों देते हैं ऐसे तेजी क्वेश्चन? देखो, अगर आप ये देखोगे ना तो ये जो है, अगर मैग्नेटिक फील्ड आपकी बी दी होती है ना, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है बी कॉस ऑफ एंगल ऑफ डिप। ये फाई, अगर फाई इसके केस में होता है एंगल ऑफ डिप। अगर इसको आपको डिटेल में पढ़ना है तो इसके कॉन्सेप्ट देख लेना, जो मैंने शायद इसका वीडियो बनाया हुआ है, नहीं बनाया हुआ तो बना दूंगा। लेकिन एंगल ऑफ डिप ये बेसिक मैग्नेटिज्म में आता है, जो थ्योरेटिकल पोर्शन है ना उसमें। पी एच इज इक्वल टू बी कॉस फाई है। अब हॉरिजॉन्टल
कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हमें 0.5 G दिया हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड बी है कॉस फाई, यानी कि कॉस फाई की वैल्यू 30 डिग्री दी हुई है। तो ये 1/2 इज इक्वल टू बी इंटू कॉस 30 इज इक्वल टू √3/2। तो भाई बी की वैल्यू हो गई आपकी 1/√3। तो ये बी की वैल्यू पूछ रहा है 1/√3। ये क्वेश्चन क्यों किया है यार? ये ऐसे क्वेश्चन जेई में आने आते अच्छे नहीं लगते, है ना। तो 16th क्वेश्चन, ये जितना भी इजी पार्ट फिजिक्स का देते हैं ना, ये उतना ही टफ मैथ्स का कर देते हैं। मैथ्स का पेपर बहुत लेंदी था इस बार का, तो पेपर लेंदी लेंदी आ रहा है थोड़ा सा, तो इसलिए आपको ये तो कोशिश करनी थी। और ऐसा ही सेम टू सेम ये रिपीट करेंगे, देखना जुलाई वाले शिफ्ट में भी। तो फिजिक्स इजी रहेगी, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि फिजिक्स और केमिस्ट्री को मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम में करो, और जो बचा हुआ मैक्सिमम टाइम है वो मैथ्स में निकालो। जब अगर आप ऐसे करने के केपेबल हो ना, तभी आप स्कोर बहुत हाई कर पाओगे। नहीं तो अगर आपने ज़्यादा टाइम फिजिक्स और केमिस्ट्री में निकाल दिया सॉल्व करने में, क्योंकि अगर आप वीक हो गए फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, कॉन्सेप्ट नहीं आते होंगे, तभी नहीं कर पाओगे आप उन क्वेश्चन को। टाइम वेस्ट हो गया, मैथ्स में बहुत कम टाइम मिलेगा, आपका स्कोर डिप हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 16 क्वेश्चन पे। Question is 16th question is a longitudinal wave is represented by x is equal to tan sine 2 pi nt minus x by lambda. The maximum particle velocity is 4 times the wave velocity. अच्छा, अब अगर आपको ये पता होगा कि x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इस तरह की जो वेव होती है, उसमें जो मैक्स वेव वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है? वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये जो अंदर वाला जो फेज होता है ना, इसको डिफरेंशिएट करके आती है। तो इसका मतलब जो वेलोसिटी होती है वो आती है आपकी ओमेगा अपॉन के इज इक्वल टू वेव वेलोसिटी। ये वेव वेलोसिटी होती है। तो तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू कितनी है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन, और के की वैल्यू है 2 पाई अपॉन लेमडा। तो 2 पाई एन/2 पाई अपॉन लेमडा, यानी कि वेव वेलोसिटी क्या हो गई? लेमडा एन। अब मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वेव में। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है? v इज इक्वल टू ओमेगा ए आपको दिया हुआ है 10, और ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एन दी हुई है। तो ये क्या हो गई? 2 पाई एन इंटू 10। अब यहाँ पर आपको कंडीशन दी हुई है कि मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज 4 टाइम्स द वेव वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है 2 पाई एन इंटू 10, दिस इज 4 टाइम्स द वेव वेलोसिटी, 4 टाइम्स लेमडा एन। यानी कि क्या हुआ, एन एन आपका कैंसिल हो गया है, तो लेमडा की वैल्यू हो गई आपकी 20 पाई/4। तो ये हो गया 5 पाई, यानी कि लेमडा की वैल्यू हुई आपकी 5 पाई। और ये आंसर हो चुका है, आपका आंसर भी सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर बी है आपका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं 17th क्वेश्चन पे। इजी क्वेश्चन था। The question is a parallel plate capacitor is filled with a medium of dielectric constant 10. यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? पहले वाले केस में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 दिया हुआ है। इज कनेक्टेड अक्रॉस द बैटरी एंड इज चार्ज। इसकी बैटरी की पोटेंशियल कुछ मान लो, अभी मान लो, है ना। द डायलेक्ट्रिक स्लैब इज रिप्लेस्ड बाय अनदर स्लैब ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 15। अब दूसरे वाले केस में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 15 डाल दिया है यहाँ पे। द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर विल बी इंक्रीज या डिक्रीज पूछना है, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर क्या होगा? हमें पता है कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर होती है। अब वी सेम है और टू भी सेम है, मतलब ये भी सेम है। सी क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी।
अब यहाँ पर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो k इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो जाएगा, यानी कि c की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। यानी कि C1 की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 10 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ए और डी आप मुझसे मत पूछना, क्योंकि ए की वैल्यू है, ए है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, डी है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। टेंथ की अगर जो बच्चे 12th वाले हैं, 12th पास वाले, उनको तो ये समझ में आ जाएगा, लेकिन 11th वाले बच्चे अगर देख रहे हैं तो उनके लिए बता देता हूँ कि दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। ये आप 12th के टर्म 1 में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटेंस पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो C1 इज इक्वल 10 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो गया। इसी तरीके से C2 की वैल्यू क्या हो गई, 15 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, C1 C2 आपने निकाल दिए हैं, तो यहाँ पर जो एनर्जी हो जाएगी, अगर एनर्जी E1 बाई E2 अगर मैं देखूँ तो ये जो होगी ना, इसका जो दोनों का रेशियो होगा वो C1 बाई C2 होगा, क्योंकि वेलोसिटी पोटेंशियल तो दोनों में सेम है। यानी कि दिस विल बी इक्वल टू 10 अपॉन 15। तो यानी कि दूसरी वाली जो एनर्जी है वो बढ़ गई। तो यानी इसका मतलब E2 माइनस E1 अपॉन E1 अगर हम करते हैं तो ये क्या होगा, 15 माइनस 10 अपॉन 10 इंटू 100। आप इसका परसेंटाइल लेते हैं तो यानी कि 5 अपॉन 10 इंटू 100, तो ये 50% हो गया। और ये 50% इंक्रीज हुआ है बिकॉज E2 इज मोर देन E1। तो इसका मतलब दिस इज इंक्रीज्ड बाय 15, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर विल इंक्रीज बाय 50%। दिस शुड बी योर करेक्ट आंसर। तो ये हो गया है आपका 17th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं 18th क्वेश्चन पर। क्वेश्चन इज ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऑफ 100 मिलीग्राम, मास भी दिया हुआ है। ओके अब पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये सॉल्यूशन कर रहे हैं हम इसका। मास इज इक्वल टू 100 मिलीग्राम है, इज थ्रोन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मान लिया, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड भी दी हुई है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें दी हुई है 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कोलम। इफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल इज 40 माइक्रो कोलम, यानी कि इसके ऊपर जो चार्ज दिया हुआ है वो भी हमें दिया हुआ है, दिस चार्ज इज इक्वल टू 40 माइक्रो कोलम। ओके इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज 200 मीटर पर सेकेंड, इस पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 40 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, विच इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट मोमेंटरीली। अब मान लेते हैं ये ए पोजीशन से स्टार्ट हुआ और ये बी पोजीशन पर ना ये बिल्कुल मोमेंटरीली मूवमेंट मतलब रुक जाता है, इस वाली पोजीशन पे आ जाता है। तो इसका मतलब, और इसमें अज्यूम करते हैं कि इन दोनों के बीच में इसने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया है, करेक्ट। अभी यहाँ पर क्या है कि आपको ये पता होता है कि जब भी कोई पार्टिकल ट्रेवल कर रहा होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो चार्ज पार्टिकल, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है। द वैल्यू ऑफ दैट फोर्स इज इक्वल टू ई इंटू क्यू, मैग्नीट्यूड इज ई इंटू क्यू एंड इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये फोर्स लग रही है। अब मास क्या है, 100 मिलीग्राम, यानी कि इसको अगर मैं केजी में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁻³ अपॉन 10⁻³, यानी कि 100 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 10⁻⁻4 kg। ये मास हो गया। अब यहाँ पर हम ये क्या करेंगे, अब एक्सेलेरेशन निकाल लेते हैं। इसका जो डिसेलेरेशन होगा, जब ये लेफ्ट से राइट में मूव कर रहा है, तो इसका जो डिसेलेरेशन होगा, दैट डिसेलेरेशन विल बी इक्वल टू ई क्यू अपॉन मास। यानी कि ई क्यू, अगर आप ई क्यू कैलकुलेट करेंगे बाद में कर लेंगे, 1 इंटू 10⁵ इंटू इसका चार्ज दिया हुआ है 40 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन इसका जो मास दिया हुआ है वो 10⁻⁻4 है। तो ये तो आपके पास एक्सेलेरेशन, जो डिसेलेरेशन हो गया वो हो गया 4 इंटू 10⁻⁴, 4 इंटू 10⁻⁴ हो गया, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया आपका। अब यहाँ पर क्या है कि हमें यहाँ पर जब देख रहे हैं किस डिस्टेंस पे रुकता है, तो हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, विच इज v² - u² इज इक्वल टू 2ax।
अब यहाँ पर क्या है, एक्सेलेरेशन, ये डिसेलरेशन है एक्चुअली, बिकॉज डिसेलरेशन मतलब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट के लग रही है। तो यू स्क्वायर, अगर इसकी इसकी जो यू स्क्वायर है, वी स्क्वायर 0 है, माइनस यू स्क्वायर, यू इज 40 मीटर पर सेकेंड, तो ये 40 स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 × 4 × 10⁴ इंटू एक्स डिस्टेंस। और इसमें माइनस लगाना पड़ेगा आपको, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि 4 × 4 × 10 × 10 बाई 2 × 4 × 10⁴ इज इक्वल टू एक्स, यानी कि 4 कैंसिल हो गया, ये 2 हो गया, और यहाँ पर तो आपके पास क्या हुआ, 2 × 10⁻⁻2 मीटर हुआ। ओ हो, मैं मुझसे तो यहाँ बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। मुझे वेलोसिटी, इसलिए मैंने मेरा कोई आंसर नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी तो इसने 200 मीटर पर सेकंड दी है, मैंने 40 मीटर पर सेकंड क्यों अज्यूम कर लिया। ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई भाई मुझसे। कोई बात नहीं, अब सही कर लेते हैं इसको। तो ये 200 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दी हुई है हमें। तो यहाँ पर बस ये करना पड़ेगा आपको कि 200 यहाँ पर डालना पड़ेगा वेलोसिटी में, ये -200 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 4 × 10⁴ इंटू एक्स। तो 4 × 10⁴ इज इक्वल टू 2 × 4 × 10⁴ इंटू एक्स। अब तो इस बहुत ईजी हो गया ये। तो ये x की वैल्यू क्या हुई, 1/2 हो गई, यानी कि 0.5 मीटर हो गया। x की वैल्यू 0.5 मीटर है, ये आपका आंसर है। तो मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से मेरा थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया। जो वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड है, पता नहीं क्यों 40 मीटर पर सेकेंड ले ली थी मैंने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Question 19 is using young double slit experiment, a monochromatic light of wavelength 5000 angstrom produces a fringe width 0.5 mm. फ्रिंज विड्थ जो होता है बीटा, उसका जो एक्सप्रेशन होता है डी लैम्डा बाई स्मॉल डी होता है, वेयर कैपिटल डी डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट होता है, और डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स जो होता है वो स्मॉल डी होता है। ये होता है। अब कैपिटल डी तो चेंज नहीं हो रहा है इसमें। अनदर मोनोक्रोमैटिक लेंथ ऑफ वेवलेंथ चेंज हो गई है, एंड सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, यानी कि स्मॉल डी की वैल्यू 2D हो गई है। तो यानी कि बीटा वन जो था उसकी वैल्यू जो थी वो थी कैपिटल डी इंटू, तो मैं ये लिख सकता हूँ सिंपली कि बीटा इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू लेमडा अपॉन स्मॉल डी, बिकॉज कैपिटल डी कांस्टेंट है। डी यहाँ पर इस प्रॉब्लम में मुझे कांस्टेंट रखा गया है। तो यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू डी लेमडा बाई डी के स्मॉल लेमडा बाई प्रोपोर्शनल टू लेमडा बाई स्मॉल डी हो गया। अब यहाँ पर बीटा वन की जो वैल्यू है वो प्रोपोर्शनल होगी किसके, वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है मुझे, अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स स्मॉल डी है, और बीटा वन की वैल्यू भी मुझे दी हुई है, बीटा वन की वैल्यू 0.5 mm 0.5 है, तो यानी कि 0.5 इज प्रोपोर्शनल टू 5000 बाई स्मॉल डी हो गया। ये पहली इक्वेशन हो गई मेरी। ऐसे ही दूसरे वाले केस में क्या है, मुझे फ्रिंज विड्थ निकालनी है बीटा टू, जिसके केस में जो वेवलेंथ है वो 6000 एंगस्ट्रॉम है, और इसकी जो डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स है वो डबल हो गई है। ये हो गया। तो अब अगर मैं 2/1 को 2/1 करूंगा, 2/1, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, बीटा 2/0.5 इज इक्वल टू 6000, जिसको मैं लिख सकता हूँ 3000 अपॉन 5000। ठीक है, ये हो गया। इसको आप कैंसिल कर दो, तो यहाँ पर क्या हुआ, बीटा टू इज इक्वल टू 3/5 इंटू 1/2, बिकॉज 0.5 कैन बी टेन एज 1/2, तो ये हो गया 3/10, तो 0.3 हो गया। यानी कि आपकी जो फ्रिंज विड्थ बीटा टू हो गई वो हो गई 0.3 mm। तो ये आपका आंसर हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, डी हो गया। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, आज के लास्ट क्वेश्चन पे, उसके बाद थर्ड नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे हुए 10 न्यूमेरिकल फिजिक्स के क्वेश्चन करेंगे। डेली डेली 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 20th क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्वेश्चन है, ओनली 2% ऑफ द ऑप्टिकल सोर्स फ्रीक्वेंसी इज अवेलेबल चैनल बैंडविड्थ फॉर एन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम ऑपरेटिंग एट 1000 नैनोमीटर। अच्छा, यानी कि ये वेवलेंथ दी हुई है हमें, ऑप्टिकल सोर्स की जो वेवलेंथ है वो लैम्डा दी हुई है। इफ द ऑडियो सिग्नल रिक्वायर्स ए बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ ऑफ इतनी, मतलब बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है ऑप्टिकल सोर्स की बैंडविड्थ, हाउ मेनी चैनल्स कैन बी अकोमोडेटेड फॉर ट्रांसमिशन। अच्छा 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 अच्छा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो जो ऑप्टिकल सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है ना, ऑप्टिकल सोर्स की हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, पहले सोर्स की फ्रीक्वेंसी, और उसका जो 2% इज अवेलेबल फॉर चैनल बैंडविड्थ के लिए। तो नंबर ऑफ चैनल, मतलब सपोज नंबर ऑफ चैनल इज एन, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ चैनल्स, ऑडियो चैनल्स अगर हमें दिए हुए हैं, तो नंबर ऑफ चैनल्स इनटू bandwidth of each channel which is 8 kilohertz is equal to total bandwidth available for the channel। ये होता है ना। अब इस चीज को हम यूज करेंगे सॉल्व करने में इस क्वेश्चन को, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है। हमें क्या है कि सबसे पहले ऑपरेटिंग जो सोर्स है उसकी जो वेवलेंथ है, यानी कि सोर्स की जो वेवलेंथ है वो हमें दी हुई है, इट इज 100 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर, 1000 × 10⁻⁹मीटर। तो इसका मतलब हमें पता है कि c इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा होता है। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आपका c अपॉन लेमडा हो जाएगा, यानी कि c क्या होता है, 3 × 10⁸ वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन लेमडा इज 10⁻⁻⁶। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, 3 × 10⁻14। अब इस फ्रीक्वेंसी का इसने बोला है कि इस फ्रीक्वेंसी का जो 2% है, 2% ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी इज 2/100 is available to 3 × 10⁻14 into 2/10⁻2 is available as a फॉर ऑडियो सिग्नल। यानी कि आपके पास कितना अवेलेबल है फॉर ऑडियो सिग्नल, 3 × 10⁻12 इज द टोटल बैंडविड्थ ऑफ द चैनल जो आपको अवेलेबल है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इससे आपके पास क्या आएगा कि 6 × 10⁻12 इज इक्वल टू n × 8 × 10⁻3। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 6/8 × 10⁻12/10⁻3। तो ये क्या हुआ, 6/8 × 10⁻9, यानी कि 30/4, 300/4 इंटू 10⁻7, 75 × 10⁻7 हर्ट्ज। नहीं, नंबर ऑफ चैनल्स है ना, तो 75 × 10⁻7 चैनल्स चाहिए होंगे आपको। सब सही किया है ना मैंने? हाँ ठीक है। तो यानी कि आपको नंबर ऑफ चैनल्स जो चाहिए होंगे वो 75 × 10⁻7 चाहिए होंगे, ये आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तो ये है आपके ऑल 20 क्वेश्चंस आज हो चुके हैं। पिछले वाले जो 10 क्वेश्चंस हैं वो आपको आज जो शाम को प्रीमियर है उसमें मिल जाएंगे पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में आपको नेक्स्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गए 20 तक। जो नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आपको कल की वीडियो में सॉल्व होकर दिख जाएंगे। होप आपको ये जो क्वेश्चन है इनके सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आए हो। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे फ्रीली आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। और इस चैनल को देखते रहिए, इन वीडियोस को देखते रहिए। वीडियोस में जो मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जेई मेन एग्जामिनेशन, और जेई एडवांस एग्जामिनेशन के लिए भी ये कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। जेई एडवांस के लिए मैं, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हाई लेवल का होता है टफ क्वेश्चंस का, तो उसके लिए मैं अलग वीडियोस अपलोड करूंगा, 10 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज़्यादा चाहिए होती है जेई एडवांस में।
तो आपके जो 5 क्वेश्चंस मैं डेली अपलोड करूँगा, पहले आपको क्वेश्चंस दूंगा, उसको आप खुद अटैम्प्ट करना, और फिर उसके बाद अगली क्लास में मैं उसकी वीडियो दे दूंगा। तो ये जेई एडवांस की सीरीज़ चलेगी। तो उसमें क्या होगा कि आपको जेई एडवांस लेवल के जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो मिल जाएगी। तो कॉन्सेप्ट के थ्रू रिवीजन करना इज़ द बेस्ट वे फॉर प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जाम्स, जेई मेन एज वेल एज जेई एडवांस, और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो लाइक बिट सेट, वी आई ट्रिपल एंड ऑल अदर थिंग्स। तो उसके लिए आप अच्छे से इस वीडियो को देखते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई भी नई चीज़ अनाउंस करता हूँ तो वो आपको पता चल जाए। और बेसिकली जो चैनल है ये एक्चुअली नॉलेज का चैनल है, कि यहाँ पर आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कराया जाता है और आपके एग्ज़ाम रिलेटेड जो क्वेरीज हैं वो रेक्टिफाई की जाती हैं। तो अगर जो भी प्रिपेयर करने वाले जो सीरियस बच्चे हैं वो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।